हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल सुल्तान टेक टिप्स। ये सेकंड वीडियो है सिट्रन मैकफ्लो मीटर पर। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक सेटिंग्स वगैरह और बेसिक उसमें डिस्कस किया गया। सो ये हमारा का फ्लो मीटर है। प्रीवियसली हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था थ्योरी अनलॉक कैसे करते हैं, टाइप्स वर्जन, डिस्प्ले कोड्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, बेसिक ऑपरेशन कैसे किया जाता है। इस बार हम लोग देखेंगे पावर एंड कंट्रोल वायरिंग इनपुट आउटपुट कमांड्स का हार्ड कम्युनिकेशन मॉड्यूल को ब्रीफ में जानेंगे, और हम लोग सर्विस मोड को एक्सप्लोर करेंगे और फोर्स कमांड के बारे में देखेंगे, और एरर और पॉसिबल सॉल्यूशंस विथ ट्रबल शूटिंग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है तो इसे मैंने एक सेगमेंट्स में तोड़ दिया है, ताकि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप सीधा स्किप कर सकें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सीधा स्किप कर सकते हैं। हम अब अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर फ्लो मीटर काम कैसे करता है। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, जिसमें क्वांटिटी हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल को एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करके से निकलता है, कैलकुलेट करता है। इसमें सिंपल मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जनरेट करने के लिए, और उसके राइट एंगल्स पे इलेक्ट्रोड्स होता है जो बहते हुए कंडक्टिव लिक्विड से जनरेट होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। बेसिकली ये बहुत सिंपल सा इसका वर्किंग थ्योरी है। सो इसका एडवांटेजेस हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए थे, फिर से एक बार इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं और साथ में लिमिटेशन भी देख लेते हैं। फ्लो मीटर में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, फ्लो इसका पाथ इसमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है। इनके लाइनिंग ऐसे होते हैं जिनमें जंग नहीं लगता है, और ना इरोसिव होता है ये, ना केमिकली अफेक्टेड होता है। स्लरीज वगैरह के लिए आइडियल है, और इनका एक्यूरेसी काफ़ी हाई होता है। मुश्किल से 1.5 से 2% इनका एरर मेजरमेंट में आता है। पर लिमिटेशंस में यही है कि ये सिर्फ कंडक्टिव लिक्विड्स में काम करते हैं, जैसे कि जिनका 5 माइक्रो सीमेंस के ऊपर इनका कंडक्टिविटी हो, वाटर वगैरह। ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे इसको एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, और बाकी हेवी कोटिंग्स के वजह से कई बार मेरे मेज़रमेंट में एरर्स आता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिवाइस अनलॉक कैसे करते हैं, पासवर्ड वगैरह अगर आप भूल जाएं तो फिर क्या करें, तो आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग्स भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा आउटपुट पे आएंगे, और आउटपुट और मेन्यूज़ वगैरह देखेंगे उसमें। लेकिन आउटपुट पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपने इस ट्रांसमीटर को और सेंसर को खोलते कैसे हैं। सिंपल इसको बनाया गया, सिंपल 2 स्क्रूज से ये टाइट रहता है। आप 2 स्क्रू पहले तो पावर ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप सिंपल 2 स्क्रू खोल के इसको ऊपर खींच लीजिए तो ये खुल जाएगा। आप जब इसको खोलेंगे तो आप अंदर में आप इसका सर्किट बोर्ड देख सकते हैं। इसमें इसके मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मेरे में हार्ट मॉड्यूल पहले से हमने ऑर्डर किया था, तो हार्ट मॉड्यूल के साथ है। और सेंसोप्रोम एक तरह का मेमोरी कार्ड है, जिसमें सारा सेंसर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें सेव रहता है। तो अब लेकिन आप ओपन करने से पहले ये भी हमें इंश्योर करना होगा कि अर्थिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो अर्थिंग अगर आपको नहीं जानना है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। इस फ्लो सेंसर को 2 फ्लैंज के बीच में इंस्टॉल किया जाता है, और प्रोसेस पाइप अगर नॉन मेटालिक हो तो ग्राउंडिंग के लिए ग्राउंडिंग डिस्क यूज़ होता है, और अगर प्रोसेस पाइप मेटालिक हो तो ग्राउंडिंग प्रोसेस पाइप का फ्लैंज में ही किया जाता है। इंसुलेटिंग पाइप जो रहता है, चाहे वो प्लास्टिक पाइप हो या लाइनिंग हो, तो उसमें हम लोग ग्राउंडिंग रिंग और ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारा 5100W है, तो 5100W में ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स पहले से दिया हुआ है, तो जिसको अलग से ग्राउंडिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और पोटेंशियल इक्वलाइजेशन उसी के थ्रू हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैग 3100 है, तो उसमें पोटेंशियल इक्वलाइजेशन का अलग से ज़रूरत पड़ता है, तो वो आपको देखना होता है ताकि ये चीज़ डिसबैलेंस ना हो। अगर आपका फ्लूइड
पाइप सेंसर के बीच में पोटेंशियल का इक्वलाइजेशन नहीं होगा तो हमेशा नॉइस बना रहेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कभी भी सही वो नहीं दिखाएगा, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो वेलोसिटी है वो भी आपका मेजरमेंट में एरर रहेगा ही रहेगा। ये स्क्रीनशॉट सिस्टम्स मैकफ्लो के मैनुअल बुक से लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो लिक्विड का है जो पाइप में फ़्लो कर रहा है वो सेंसर के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, मतलब कि पोटेंशियल इक्वलाइजेशन जिसको कहते हैं कि इनमें पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप जैसे देख सकते हैं कि मैग 101 और मैग 301 में वायर जंपर सेंसर और एडजेसेंट फ्लैंक्स के बीच में यूज़ होता है। और फिर उसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा मैग जो सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं मैग 5100W, जिसमें बिल्ट इन ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स होता है, तो अलग से कुछ खास करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है उसमें। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अर्थिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको हमेशा इलेक्ट्रिकल नॉइस मिलेगा। आप इलेक्ट्रिकल नॉइस के साथ साथ आपका सर्किट का भी, आपका जो सर्किटरी होता है वो सर्किटरी भी आपका डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। कई बार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का रिस्क रहता है, जिसकी वजह से कई बार जो आईसीज चिप होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। सो अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट यू इंश्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर अर्थिंग बिफोर opening the box or before doing wiring or before connecting it to any component। किसी भी मैग्नेटिक फ्लो मीटर को सेटअप करने में ये 5 वायरिंग का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें आपका पहला इलेक्ट्रोड केबल होता है, दूसरा आपका मैग्नेटिक कॉइल का केबल होता है, तीसरा आपका पावर सप्लाई का ज़रूरत आपको पड़ेगा, और चौथा जो आपका सिग्नल जो आपका आउटपुट केबल है वो, और पाँचवा आपका अर्थिंग जिसको ग्राउंड केबल हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हमारे पास टर्मिनल कनेक्शन का ऑप्शंस है, और क्या क्या कनेक्ट कहाँ करना है, और कौन सा टर्मिनल किस पर्पज़ के लिए दिया गया है। ये स्क्रीनशॉट मैनुअल बुक से लिया हुआ है, जिसमें आप सारा कनेक्टिविटी ऑप्शन देख सकते हैं। आप इसको पॉज कर सकते हैं, पॉज करके भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये इस सेंसर का टर्मिनल बॉक्स का एक्चुअल फ़ोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल 420 मिली एम्पेयर का है, और कौन सा टर्मिनल हमारे डिजिटल आउटपुट्स के हैं, कौन सा टीबी हमारा इलेक्ट्रोड केबल का है, और कौन सा पावर केबल के लिए गया है, और कॉइल सप्लाई का केबल कहाँ कनेक्ट होता है, और जो हमारा ग्राउंडिंग केबल है, जो हमारा अर्थिंग है, वो कहाँ कनेक्ट होता है। इस ट्रांसमीटर में डुअल पावर सप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, AC 110 और 230 वोल्ट, और DC 24 वोल्ट से 30 वोल्ट DC आप भी दिया जा सकता है अगर आसपास AC अवेलेबल नहीं है तो। इसी मैनुअल का दूसरा स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप टर्मिनल कनेक्शन देख सकते हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स का टर्मिनल कनेक्शन देखेंगे, उसका कैसे किया जाता है वो देखेंगे। कम्युनिकेशन मॉड्यूल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो भी इस स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब परचेज रिक्वेजिशन बनाया जाता है तब ही उस समय कम्युनिकेशन मॉड्यूल के बारे में डाला जाता है कि मुझे क्या चाहिए उसके साथ। जैसे कि हार्ट है, उसके बाद प्रोफिबस DP मॉड्यूल है, उसके बाद फिर प्रोफिबस PA मॉड्यूल है, फिर मॉडबस RTU मॉड्यूल है। सो ये सब ऑर्डर करते समय ही कोटेशन में डालना पड़ता है। नाउ लेट्स सी द कम्युनिकेशन स्कीम कि किस टर्मिनल में क्या कनेक्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 91, 92, 93, 94 में हार्ड कनेक्ट होता है, फिर प्रोफिबस DP, फिर प्रोफिबस PA 95, 96 में कनेक्ट होता है। प्रोफिबस PA और DP कहाँ यूज़ होता है और इनका प्रोज और कॉन्स क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम एक से ज़्यादा सेंसर्स को डाटा के लिए कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का स्कीम होता है। प्रोफिबस DP सिर्फ हम लोग लाइन टोपोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बैक टू बैक नोड टू नोड कनेक्शन होता है, जबकि प्रोफिबस PA लाइन ड्रॉप स्टार सारा टोपोलॉजी सपोर्ट करता है, मतलब कि जैसा चाहे आप वैसा कॉन्फ़िगरेशन में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोफिबस PA में कोई पोलैरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप केबल कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि प्रोफिबस DP इन्फ्लेमेबल या हजार्डस एरिया में इंस्टॉल करना सेफ़ नहीं माना जाता है। दिस प्रोफिबस PA इज़ कंसिडर्ड क्वाइट सेफ फॉर सच प्लेसेस। हमने सारी एसेसरीज एंड मॉड्यूल्स देख लिए हैं, तो चलिए अब हम लोग फ्लो मीटर के आउटपुट मेन्यूज़ पर आते हैं।
सो आउटपुट मेन्यूज़ में पहला हमारा करंट आउटपुट है, जिसको हम लोग एनालॉग आउटपुट भी कहते हैं। करंट आउटपुट का पहला ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि इस मेन्यू के अंदर हमें पहला यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का ऑप्शन मिलता है, फिर 4 to 20 मिली एम्पेयर और 0 to 20 मिली एम्पेयर का ऑप्शन रहता है। एनालॉग आउटपुट के लास्ट ऑप्शन में आता है टाइम कांस्टेंट। इसमें आप 0.1 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड मैक्सिमम तक सेट कर सकते हैं। टाइम कांस्टेंट आउटपुट सिग्नल को स्मूथ आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको रिस्पॉन्स टाइम भी कहा जाता है। कई बार हमें अनइवन आउटपुट देखने को मिलता है रिगार्डलेस ऑफ द फ्लो इज़ कांस्टेंट। अगर आपके पाइपलाइन में टर्बुलेंस हो या पल्सेटिंग टाइप का फ्लो हो, ये सेटिंग उस वक्त भी काफ़ी यूज़फुल होता है अगर आपके पाइपलाइन में या आपके लिक्विड में हाई कंसनट्रेशन में फाइब्रियस या मडी पार्टिकल्स हो। एनालॉग आउटपुट के बाद हमारा आता है डिजिटल आउटपुट, जिसमें पल्स का ऑप्शन होता है, पर यूनिट वॉल्यूम पल्स का ऑप्शन होता है, फिर पल्स विड्थ का ऑप्शन होता है, फिर पल्स पोलैरिटी का ऑप्शन होता है और टाइम कांस्टेंट का भी इसमें ऑप्शन होता है। डिजिटल आउटपुट के बाद हमारा आता है रिले आउटपुट। रिले आउटपुट में हम 24 वोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कनेक्ट करते हैं, जो कि टर्मिनल 44-45 NONC कॉन्टैक्ट से कनेक्ट होता है। अब ये देखते हैं कि हम लोग रिले आउटपुट में किस किस चीज़ का आउटपुट ले सकते हैं। पहला तो आता है एरर लेवल, दूसरा आता है एरर कोड या नंबर, और फिर तीसरा आता है आपका हाई या लो फ्लो सेट पॉइंट्स, और चौथा हमारा आता है सेंसर क्लीनिंग, जिसको हम लोग एक एक करके भी देखेंगे। इस एरर लेवल को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें पहला फैटल आता है, दूसरा परमानेंट आता है और तीसरा वार्निंग होता है। उसके बाद आता है एरर कोड्स, जिसको एरर नंबर्स भी कहते हैं, जिसमें सारे फॉल्ट कोड्स का डिस्क्रिप्शन रहता है। ये चार्ट सारे एरर कोड्स का लिस्ट है, जिसको आप ले सकते हैं कि कब हमारा रिले ट्रिगर करे, कब हमको पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम आया है, जिसको आप पीएलसी या स्काडा सिस्टम या एलईडी बल्ब्स या इंडिकेशन के थ्रू आप ले सकते हैं। जैसे अगर हमको रिले ट्रिगर करवाना है जब मेरा पाइप इम्पिटिव हो गया है, या फिर मेरा मैक्सिमम फ्लो जो क्वांटिटी है उससे एक्सीड कर रहा है। रिले आउटपुट में एरर कोड्स के बाद आता है हमारा फ्लो सेट पॉइंट्स, जिसमें हम हाई और लो फ्लो का सेटिंग्स करते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होता है, जैसे कि हमारा कई बार हमारा प्रोसेस रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है जो डिमांड करता है कि हमारा फ्लो एक सर्टेन लिमिट पर हो, उसके ऊपर ना जाए या उसके नीचे ना जाए। जैसा कि आप इस मैनुअल में देख सकते हैं, इसमें सेटिंग्स पैरामीटर में -100% से लेकर 100% तक का ऑप्शन दिया है। ये परसेंटेज ऑफ कोर्स क्यूमैक्स का परसेंटेज है। इसके अंदर भी 2 ऑप्शन होता है, एक आपका 1 सेट पॉइंट का ऑप्शन होता है और एक आपका 2 सेट पॉइंट्स का ऑप्शन होता है, जिसमें हाई और लो दोनों हम एक ही साथ सेट कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में हमारा हिस्टेरेसिस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी आउटपुट को स्मूथ आउट करने के लिए है, ताकि हिस्टेरेसिस एक बफर प्रोवाइड कर देता है, ताकि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में ये अपना आउटपुट स्विच ना करें। तो फ्लो रेंज के बीच में रहे तो आपका आउटपुट एक ही बना रहे, और नहीं तो कई बार सेट पॉइंट्स को टच होके वापस नीचे आता है, फिर टच होता नीचे आता है, तो ऐसे में रिले बार बार ऑन ऑफ होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसमें हिस्टेरेसिस का ऑप्शन दिया गया है। रिले आउटपुट के बाद हमारा आता है एक्सटर्नल इनपुट। अगर हमको फ्लो मीटर को ऑपरेट करना है, उसके सेटिंग्स को ऑपरेट करना या चेंजेस करना है अपना डीसीएस सिस्टम से, अपने स्काडा रूम से बैठे बैठे, तब ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो एक्सटर्नल इनपुट में पहला आपका स्टार्ट बैच है, फिर होल्ड या कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसके बाद स्टॉप बैच का ऑप्शन है, फिर टोटलाइज़र रीसेट करने का ऑप्शन है, फिर आउटपुट फोर्स करने का ऑप्शन है, फ्रीज़ करने का ऑप्शन है, फिर Q2 मैक्स का और मैनुअल क्लीनिंग का उसमें ऑप्शन आता है। टर्मिनल 77 और 78 में DCS PLC से आने वाला 11 से 30 वोल्ट DC कनेक्ट करने से हम लोग कमांड देकर ये सारे पैरामीटर्स और ऑप्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट डिजिटल इनपुट के कनेक्शन और उसके अंदर के ऑप्शंस को दिखाता है। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और कमांड भी देख सकते हैं कि इसमें फोर्स कैसे किया जाता है। अब आते हैं कि एक्सटर्नल इनपुट आप किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो उसमें पहले आता है हार्ट। तो हार्ट का आप ये चार्ट देख सकते हैं, जिसमें उसका एड्रेसिंग है कि किस काम के लिए कौन सा एड्रेस यूज़ हुआ है। मॉडबस का आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें आप
मॉडबस का रजिस्टर और होल्डिंग रजिस्टर्स देख सकते हैं, उनका क्या किस काम के लिए क्या एड्रेस इस्तेमाल किया गया है। फिर एक्सटर्नल इनपुट में लास्ट ऑप्शन हमारा आता है क्लीनिंग का। कई बार प्रोसेस पाइपिंग में प्रोसेस फ्लूइड्स में स्लरीज होता है, स्लज होता है, और कई बार फूड इंडस्ट्रीज़ में जब यूज़ होता है तो वो ऑयली होता है, उसमें फैट डिपोजिशन और बहुत सारा ये डिपॉजिट कंडक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन कंडक्टिव भी हो सकते हैं। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लो मीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाइप जो हमारा हो, जो हमारा फ्लो सेंसर का जो इनर लाइनिंग है वो क्लीन रहे, उस पर कोई डिपोजिशन ना हो। अगर उस पर किसी भी तरह का कंडक्टिव डिपोजिशन होता है या नॉन कंडक्टिव डिपोजिशन होता है, तो इन दोनों ही केसेस में आपका फ़्लो का जो सेंसिटिविटी है और आपका जो रीडिंग्स है वो कभी भी सही नहीं आएगा। अगर आपका डिपोजिशन कंडक्टिव है तो वो एड अप कर जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर आपका डिपोजिशन जो है वो इंसुलेटिव टाइप का है, नॉन कंडक्टिव है, तो वो रिड्यूस कर देगा आपका पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स में, तो उसमें आपका फ़्लो का रीडिंग जो है वो कम दिखाएगा। सो अब हम लोग मैनुअल में देख लेते हैं कि मैनुअल में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था, तो ये मेंशन यहाँ भी आपको मिल जाएगा कि इंसुलेटिंग टाइप अगर डिपोजिशन है तो वो रिड्यूस कर देगा, कंडक्टिव टाइप डिपोजिशन है तो वो इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन इसमें आप गौर करने वाला बात ये है कि दो तरह का आपका जो इलेक्ट्रोड है जो होता है जो सेंसर में, तो जहाँ हैस्ट अलॉय और टैंटैलम इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, जैसे कि हमारा वाटर के लिए जो फ्लो मीटर है 5100W, तो उसमें जनरली क्लीनिंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका सरफेस ऐसा होता है जिसमें डिपोजिशन बहुत मुश्किल से होता है, बहुत रेयरली होता है। लेकिन आपका फ्लो सेंसर अगर किसी और पर्पस के लिए इंस्टॉल्ड है और ये हैस्ट अलॉय या टैंटैलम नहीं है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्लीन किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स जो हमारा है उस पर ही वोल्टेज अप्लाई करके 60 सेकंड्स के लिए उसमें वोल्टेज अप्लाई करके डिपोजिशन को गिराया जाता है। और हम लोग जैसा कि रिले का ऑप्शन में देखे थे कि उसमें भी क्लीनिंग का एक ऑप्शन है, तो उसमें भी आप 1 आवर के इंटरवल में या 24 आवर्स के इंटरवल में आप उसमें सेट कर सकते हैं कि वो खुद ब खुद पॉज लेके वो इसमें क्लीनिंग पे चला जाएगा वो। और जब भी आप मैनुअल क्लीनिंग करें या फिर क्लीनिंग का कमांड दें, तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पाइप आपका फुल होना चाहिए उस फ्लूइड से, ताकि जो डिपोजिशन है वो उस फ्लूइड में गिर जाए, घुल जाए उस पर। एंड अनदर रीज़न इज़ ड्यूरिंग द क्लीनिंग प्रोसेस व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स गेट हीटेड अप, सो इट इज़ always advisable that your pipe is full with water or fluid at that time. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरा सेंसर का नेम प्लेट का फ़ोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रोड टाइप, उसका मटेरियल। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस सेंसर में हैस्ट अलॉय टैंटैलम का इलेक्ट्रोड्स दिया हुआ है, जिस पर आपको क्लीनिंग का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो मेरा सेंसर 5100W जो है उसमें हैस्ट अलॉय का इलेक्ट्रोड्स है। सो मुझे अपने केस में एज़ पर द मैनुअल मुझे क्लीनिंग का ज़रूरत नहीं है इस केस में। सो अगर आप मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको मैनुअल में एसी क्लीनिंग और डीसी क्लीनिंग ये दोनों आपको मिलेगा, और ये दोनों का अलग अलग पर्पस है। जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एसी क्लीनिंग का इस्तेमाल होता है जहाँ पर फैटी डिपॉजिट इलेक्ट्रोड्स पे हो जाता है, और डीसी क्लीनिंग का वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर कंडक्टिव डिपॉजिट हो जाता है पाइप में। सो एसी क्लीनिंग और डीसी क्लीनिंग का यूज़ करके हम डर्टी सेंसर लाइनिंग को हम इस तरह से क्लीन करते हैं। सो वो सारा सेक्शन था एक्सटर्नल इनपुट से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं सेंसोप्रोम के बारे में कि देखते हैं कि सेंसोप्रोम और सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या ऑप्शंस है इसमें। तो इसमें सेंसर साइज़ का ऑप्शन आता है, फिर कैलिब्रेशन फैक्टर का ऑप्शन आता है, उसके बाद करेक्शन फैक्टर का ऑप्शन आता है, फिर एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी आखिर क्या है। वैसे तो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी फैक्ट्री रीसेट होता है और ये एडवाइस नहीं किया जाता कि आप इसको कभी भी चेंज करें, लेकिन समटाइम्स इसको चेंज करना ज़रूरी होता है। तो वो हम जान लेते हैं कि एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी का क्या सिग्निफिकेंस है और एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। ये एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फ्लक्स को कंट्रोल करता है जो पोल्सू हमारा लगा हुआ है।
तो इसमें दो तरह का एक्साइटेशन यूज़ होता है, डीसी एक्साइटेशन और एसी एक्साइटेशन। और जो अभी रिसेंट के हैं जैसे कि सिट्रन मैक फ्लो हमारा है, तो इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन यूज़ होता है, जिस पर आपका एसी साइन वेव को डीसी में सुपर इम्पोज किया रहता है। डुअल फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव ए कंसिस्टेंट एक्यूरेसी थ्रू आउट द मेजरमेंट लेंथ। जैसे कि अगर हेवी इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है और जिस वजह से सराउंडिंग में काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, सो ये पल्सेटिंग एक्साइटेशन काफ़ी सुप्रेस कर देता है उन इंटरफेरेंस को। इस फ्रीक्वेंसी को 1 से लेके 3, 6, 12, 25 और 44 हर्ट्ज तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप मैनुअल पढ़ेंगे तो मैनुअल में आपको ये मिलेगा कि दे स्ट्रांगली डोंट रिकमेंड कि आप इस सेटिंग को चेंज करें। सिर्फ उसी समय चेंज करें जब आपका फ्लो प्रोफाइल पल्सेटिंग टाइप हो, या पिस्टन पंप से आपका फ्लो हो, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसा कि मैंने कहा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो। सो ये सारे ऑप्शन सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स में थे। अब हम लोग रीसेट मोड की तरफ चलते हैं। सो इस रीसेट मेन्यू में अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इंटर बटन को, सो इस रीसेट मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो आपको टोटलाइज़र 1 और टोटलाइज़र 2 का ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आपको रीसेट करना है जिस टोटलाइज़र को, तो आप वहाँ जाकर लॉक अनलॉक बटन जो है हमारा जो इंटर की है उसको आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। उसके बाद से वो फिर से 0 से काउंट करेगा वहाँ से। रीसेट मोड के बाद आता है आपका हार्ट ऑप्शन। तो हम थोड़ा अब हार्ट का ब्रीफ में देख लेते हैं। इसमें आपको हार्ट का शॉर्ट एड्रेस दिखेगा, फिर आप चेंज करेंगे तो टैग नेम दिखेगा, उसके बाद टैग डिस्क्रिप्शन दिखेगा, टैग डेट और सॉफ्टवेयर का वर्जन। सो ये ऑप्शंस हार्ट के अंदर है, लेकिन हम हार्ट का मॉड्यूल है जो कि आपका एनालॉग आउटपुट जो है 31-32 टर्मिनल उससे कनेक्ट हो जाता है। 31-32 जो है वो पैरेलली 91-92 से जुड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं तो आपने कैलिब्रेशन के वक्त इस तरह का हार्ट कम्युनिकेटर देखा होगा। हार्ट कैलिब्रेटर काफ़ी यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है और ये डायरेक्टली आपका एनालॉग आउटपुट जो है उससे जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है और आप उससे कैलिब्रेशन कर सकते हैं। मैंने हार्ट कैलिब्रेटर को लेकर एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, मैंने उस लिंक में उस पर डाल दूँगा। सो अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ये देखते हैं कि सिट्रन मैक फ्लो में कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। मोटा मोटी कैलिब्रेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक नो फ्लो कंडीशन जिसको हम माइनर कैलिब्रेशन भी कहते हैं, और एक फ्लो कंडीशन जो हमारा एक्चुअल कैलिब्रेशन होता है, जो मेन कैलिब्रेशन या मेजर कैलिब्रेशन जिसको आप कह सकते हैं। पहले हम नो फ्लो फुल पाइप कंडीशन देखेंगे। इस प्रोसेस में हम वाल्व का यूज़ करके पहले जो पाइप का सेक्शन जहाँ हमारे सेंसर इंस्टॉल है उसको हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि वो फुल ऑफ लिक्विड या फुल ऑफ वाटर हो। इस नो फ्लो स्टेट में हमारा जाहिर सा बात है कि हमारे इलेक्ट्रोड पे कोई पोटेंशियल का जनरेशन नहीं होना चाहिए और हमारा जो सेंसर का रीडिंग है वो भी हमारा 0 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में भी हमारा सेंसर 0 रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो हम कट ऑफ ऑप्शन में जाके हम इससे 0 एडजस्ट करते हैं। वैसे मेरे ट्रांसमीटर मैग 5000 और 6000 में 0 एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक होता है। नो फ्लो कंडीशन के बाद अब हम देखेंगे कि फ़्लो कंडीशन पर कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। सबसे कन्वेंशनल तरीका तो ये होता है कि अगर उसी लाइन में, उसी पैरेलल लाइन में अगर आपका कोई मैनुअल फ्लो मीटर भी इंस्टॉल है तो आप उसके रीडिंग्स को रेफरेंस ले सकते हैं इसके साथ और चेक कर सकते हैं कि कितना डेविएशन है। पर जनरली ऐसा इंस्टॉलेशन हमें देखने को मिलता नहीं है, तो वहाँ हमें डेडिकेटेड सीमेंस का फ़्लो वेरिफिकेटर यूज़ करना पड़ता है। ये फ़्लो वेरिफिकेटर 3 चीज़ों का वेरिफिकेशन या 3 चीज़ों का टेस्ट करता है, जिसमें आपका पहला ट्रांसमीटर टेस्ट आता है, दूसरा फ़्लो मीटर का इंसुलेशन टेस्ट आता है और तीसरा सेंसर का मैग्नेटिज्म टेस्ट किया जाता है इससे। ट्रांसमीटर टेस्ट मोड में वेरिफिकेटर खुद को सेंसर की तरह मिमिक करता, सारा फंक्शनैलिटी वो सिग्नल्स को ट्रांसमीटर पे भेजता है, जिससे ये वेरीफाई किया जा सके कि अगर फ़्लो 100 मीटर क्यूब पर आवर का है तो ट्रांसमीटर में क्या रीडिंग दिखा रहा है। और ट्रांसमीटर का जितना भी फंक्शनैलिटी है इनपुट से लेकर आउटपुट तक, और उसका सारा कुछ जो है वो इस टेस्ट से क्लियर हो जाता है कि हमारा ट्रांसमीटर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं। ट्रांसमीटर टेस्ट के बाद आता है इंसुलेशन टेस्ट, जिसमें
वेरिफिकेटर जो है वो कॉइल सर्किट में हाई वोल्टेज पल्स या हाई वोल्टेज डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं वो देता है, और सेंसर का जो फ्लो सिग्नल है उस पर चेक करता है कि कहीं उस पर कोई लीकेज तो नहीं है। ये इंसुलेशन टेस्ट से हमारा सेंसर का इनर लाइनिंग का इंसुलेशन का हेल्दीनेस के बारे में पता चल जाता है, और हमारा टर्मिनल कनेक्शन जो है, हमारा जो बॉक्स जो है, टर्मिनल बॉक्स जो है उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह है क्या, ये भी हमको इसमें पता चल जाता है। और हमारा ग्राउंडिंग जो है वो हमारा ग्राउंडिंग हेल्दी है या नहीं है, ये भी इंसुलेशन टेस्ट से पता चल जाता है। तो अब ये देखते हैं कि इस फ्लो वेरिफिकेटर से किस तरह हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। ये फ्लो वेरिफिकेटर काफ़ी इजी टू यूज़ और इंस्टॉल है। आप सिंपली ट्रांसमीटर को निकाल दिया जाता है और उसके जगह पे इसका प्लग को अटैच कर दिया जाता है, और ट्रांसमीटर का जो बॉडी है उसको वेरिफिकेटर पर लगा दिया जाता है। कैलिब्रेशन करने के लिए पावर ऑन करके गो बटन प्रेस किया जाता है। उसके बाद ये सेंसोप्रोम में जो कॉन्फ़िगरेशन, जो सेटिंग्स का जो डाटा है उसको वो रिट्रीव करता है, और उसके बाद ये अपना ट्रांसमीटर टेस्ट, फिर इंसुलेशन टेस्ट और फिर मैग्नेटिक टेस्ट ये कंप्लीट करता है। ये सारा कैलिब्रेशन का डाटा ये एक फ़ाइल में फिर उसको सेव कर लेता है, जिसको फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ के उसको रिट्रीव किया जा सकता है। कैलिब्रेशन के बाद अब हम लोग आते हैं सर्विस मोड पे। सर्विस मोड में पहले आता है फ्लो रेट परसेंटेज, उसके बाद आता है लो फ्लो कट ऑफ का परसेंट, फिर आता है एक्साइटेशन, उसके बाद आता है करंट आउटपुट, फिर डिजिटल आउटपुट, फिर रिले आउटपुट, और ऑपरेटिंग डे वगैरह कब से चल रहा है, और एरर का लॉग्स और स्टेटस का लॉग्स, ये सब हमको मिलता है। अगर आप इंटर करेंगे तो आपको सारा दिखाएगा कि क्या क्या है लॉग्स में। बैक कीजिएगा तो रीइनिशियलाइज करके वो फिर से वापस आ जाएगा। सर्विस मोड के अंदर ही हमें फोर्स कमांड भी मिलता है, जिसमें हम सारे आउटपुट्स अपने डिजिटल, एनालॉग और एवरी डाटा जो भी आउटपुट निकलता है ट्रांसमीटर से, वो हम फोर्स करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट सर्किटरी है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए आप ये मैनुअल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें कि 4 to 20 मिली एम्पेयर को कहाँ से फोर्स करना है वो दिखाया गया है। और एनालॉग आउटपुट के बाद हमारा डिजिटल आउटपुट आता है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं डिजिटल आउटपुट का फोर्सिंग का ऑप्शन है। डिजिटल आउटपुट का फोर्सिंग के बाद फिर रिले आउटपुट का फोर्सिंग का आता है, जिसमें आप फोर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा एनओएनसी कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम एरर कोड और ट्रबल शूटिंग देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 में देखा था, इस एरर सिस्टम इसमें कैसा है, तो आप इसमें यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं कि ट्रांसमीटर जो है वो एरर और स्टेटस लॉग के सिस्टम के साथ इक्विप किया गया है, जिसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। जिसमें आपका पहला इंफॉर्मेशन आता है, दूसरा कैटेगरी वार्निंग का होता है, तीसरा कैटेगरी जो है वो परमानेंट एरर का है, जो बड़ा एरर जब आता है, और चौथा आपका है वो फैटल एरर है, जो कि एक डिफेक्टिव या डैमेज्ड सेंसर या ट्रांसमीटर को बताता है। ट्रांसमीटर या सेंसर में जो भी एरर आता है वो आपका ये 2 जगहों पर सेव हो जाता है, जिसको आप स्टेटस लॉग कह सकते हैं या एरर लॉग कह सकते हैं। एक आपका ऑपरेटर मेन्यू में और दूसरा आपका सर्विस मेन्यू में, इन दोनों जगहों पे आपको ये मिल जाएगा। जैसा कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं एरर पेंडिंग, और उसके बाद फिर आता है स्टेटस लॉग। अंदर जाने के लिए इंटर दबाएंगे तो उसमें जो भी दर्ज हुआ होगा वो उसमें सेव हो जाएगा। तो अब हम लोग ट्रबल शूट पर आते हैं। ट्रबल शूट में सबसे पहला तो आपको इंस्टॉलेशन देखना होगा कि पाइपिंग का रिक्वायरमेंट क्या होता है, इंस्टॉलेशन का कॉन्फ़िगरेशन, पाइप प्रोफाइल क्या होना चाहिए। अगर आपका पाइप कॉन्फ़िगरेशन या आपका जो फ्लो प्रोफाइल है, आपका जो इंस्टॉलेशन है, अगर आपका वही सही नहीं है तो वो कभी भी आपका फ़्लो वो कभी करेक्ट नहीं बताएगा। आपके लाख सेटिंग्स का मैनिपुलेशन करने के बाद भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेगा अगर आपका इंस्टॉलेशन ही गलत है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा पाइप का रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला बात तो हमारे इसमें ये आता है कि हमारा पाइप कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल का या फिर जिसमें एयर बबल का एक्यूमुलेशन ना हो, क्योंकि ये मीटर इलेक्ट्रोड सेंसर से हमारा फ्लो वेलोसिटी बताता है। तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपका जो पाइप है वो एक सर्टन लेवल से लो होगा तो आपका इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, तो आपका वो फ्लो
हमेशा गलत बताएगा। जैसे कि हमें सेंसर को हाई लोकेशन या हाई पॉइंट पर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। मैक फ्लो में हमेशा सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वर्टिकल पाइपिंग का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और दूसरी बात ये है कि हमारा फ्लो प्रोफाइल स्टेबल होना चाहिए, उसमें टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। फ्लो प्रोफाइल हमारा स्टेबल रहे उसके लिए स्ट्रेट पाइप का इंस्टॉलेशन रिकमेंड किया जाता है। और ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सेंसर के जस्ट फ्रंट में मैनिफोल्ड या वाल्व्स ना इंस्टॉल करें। इसी टर्बुलेंस को सुप्रेस या एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बताया जाता है कि जो सेंसर का हमारा डायमीटर है, अपवर्ड स्ट्रीम में पाइप का लेंथ जो होगा वो कम से कम 10 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेंसर होना चाहिए। और जो डाउनवर्ड स्ट्रीम है, जो आउटलेट है, वो कम से कम 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेंसर होना चाहिए, जिससे टर्बुलेंस नहीं बनता है। अगर आप सीमेंस का मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास 10D और 5D का आइडियल कंडीशन नहीं है तो मिनिमम उनमें ये कहते हैं कि कम से कम अप स्ट्रीम में 5D होना चाहिए और डाउन स्ट्रीम में हमारा 3D होना चाहिए। और हमेशा अप स्ट्रीम में ये एल्बोज, टीज और रिड्यूसर, ये इसका इंस्टॉलेशन को अवॉइड करना चाहिए। और पार्सली ओपन वाल्व जैसे कि हमारा गेट वाल्व होता है, तो गेट वाल्व वगैरह में काफ़ी टर्बुलेंस बनता है, तो उसके लिए बोला गया है कि उसमें 5D से भी काम नहीं चलेगा, उसमें कम से कम स्ट्रेट पाइप का जो लेंथ है वो 10D ही होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम्स और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन का हमारा मेन एम ये रहता है कि हमेशा सेंसर का जो लाइनिंग है, सेंसर का जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो हमेशा लिक्विड से फुल होना चाहिए। जैसे कि हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था कि आइडियल कंडीशन हमारा हमेशा क्या है, वर्टिकल अपवर्ड स्ट्रीम, वर्टिकल इंस्टॉलेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। के लिए आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं जो मैंने अटैच किया है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ इंस्टॉलेशन, किस पोजीशन पे इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहिए और किस पोजीशन इंस्टॉलेशन करने के लिए आइडियल होता है। अब इस सिचुएशन को भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ना 5D का स्पेस है ना 3D का स्पेस है, तो उस केस में बिल्कुल ही जो टी सेक्शन होता है या बिल्कुल ही राउंड सेक्शन होता है, तो उसमें भी आप इस तरह का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एज़ पर द सीमेंस मैनुअल। पर उसमें आपको ये कंसीडर करना होगा कि उसमें आपको कम से कम 2% एरर आपको रीडिंग्स में कंसीडर करना ही होगा। तो अब इतनी सारी बातों के बाद अब हम कंक्लूज़न पे आते हैं कि कंक्लूज़न हमारा क्या है कि पहला तो पाइप का जो हमारा जो सेंसर का सेक्शन है वो हमेशा फुल ऑफ लिक्विड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आइडियल जो पाइपिंग कॉन्फ़िगरेशन बताया गया उसी के हिसाब से इंस्टॉलेशन भी होना चाहिए। और तीसरा क्या है हमारा कि शट ऑफ वाल्व एक्सेप्टेबल है, पर पार्सली या क्लोज कंट्रोल वाल्व्स या गेट वाल्व्स, उनमें आपको फैक्ट्री जो रिकमेंड करता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, जो मिनिमम 5D या फिर आइडियली जो 10D है वही सूट करेगा। अदरवाइज़ आपको हमेशा टर्बुलेंस की वजह से एरर मिलेगा रीडिंग में। अगर आप इसके बाद भी अगर आप ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसका मैनुअल को रेफरेंस कर सकते हैं। पाइप कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन के बाद अब हम अपने ट्रबल शूट पर आते हैं। तो पहले हम फॉल्ट कोड्स देख लेते हैं, जिसमें आप P40, P44, F61, F62 ये सारे सेंसोप्रोम से रिलेटेड हैं। अगर सेंसोप्रोम में प्रॉब्लम आता है या डैमेज हो गया है या सेंसोप्रोम मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो सेंसर का जो नेम प्लेट है, जिसमें सारा कैलिब्रेशन फैक्टर, हमारा करेक्शन फैक्टर और हमारा सेंसर का डायामीटर और जो भी पैरामीटर उसमें लिखा होगा, उसको हम फिर सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑप्शन में जाके एक एक करके उसको फीड करते हैं और उसको हम सेव कर देते हैं। अब फिर से हम लोग मैनुअल का रेफरेंस लेते हैं ट्रबल शूट से रिलेटेड कि अगर हमारा डिस्प्ले एमपीटी दिखा रहा है तो उसका क्या मीनिंग है। तो आप देख सकते हैं कि सारा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कि अगर नो फ्लो का सिग्नल है तो आखिर क्या रीज़न हो सकता है कि करंट आउटपुट डिसेबल है या डिजिटल आउटपुट डिसेबल्ड है तो फिर उसको क्या क्या करेंगे कि हमको उसको टर्न ऑन करना होगा। तो ऐसा करके आप ट्रबल शूट का ये चार्ट मैंने इसमें डाल दिया, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि F70 लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब होता है इनकरेक्ट या नो कॉइल। तो हमको क्या करना है, केबल्स चेक करना है
कनेक्शन का चेक करना है। अगर W31 आ रहा है मतलब कि हमारा जो पाइप है वो एम्प्टी है, तो हमको ये इंश्योर करना है कि पाइप में फ्लूइड फुल हो। अगर F60 आ रहा है तो हमको मैग सेंसर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, वो इंटरनल एरर है, मतलब डिफेक्टिव हो गया है वो। तो इसी तरह करके आप सारा का सारा ट्रबल शूट का चार्ट देख सकते हैं। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमको और भी सारा कुछ मिलेगा कि मेजरिंग पाइप एम्प्टी, अगर इंडिकेट फ्लो पाइप में हमारा दिखाता है तो इलेक्ट्रोड कनेक्शन मिसिंग है या इनसफिशिएंट है तो उसमें क्या करना है। फिर अगर हमारा फ्लो अनस्टेबल है तो जैसे हमने पहले देखे थे टाइम कांस्टेंट वगैरह इंक्रीज़ करना पड़ता है। अगर कंडक्टिविटी जो फ्लूइड है उसका लो है तो हम कौन सा इलेक्ट्रोड केबल इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा ट्रबल शूट करने के लिए एक चार्ट है। तो अगर आप भी तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से या इससे जूझ रहे हैं तो आप इस चार्ट को रेफरेंस कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन मैनुअल में बताया गया। अगर हम और नीचे देखेंगे तो हमको ये सारे सेंसोफ्रॉम से रिलेटेड एरर्स दिखेंगे। उसके बाद और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर W30 फिर W21 इसका आप देख सकते हैं कि जब फ्लो एक्सीड कर जाता 100% जो हमारा मैक्सिमम मेजरेबल वैल्यू है तब हमारा क्या करना पड़ता है। सो इसी तरह करके ये कंप्लीट ट्रबल शूटिंग का चार्ट है जिसको आप रेफरेंस लेकर आप अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लास्ट तक बने रहे बिकॉज इट्स ए क्वाइट लॉन्ग वीडियो बट टू मेक ए डिटेल वीडियो ऑन समथिंग इट रिक्वायर्स रियली टाइम एंड it's just 30 minutes of video but actually it takes a very lot of time and efforts to compile and to stitch all this information into one video. So I request you all to appreciate the work. If you feel it helpful, subscribe my channel and support me, like my video and comment in the comment section. Press the like button and comment on the comment section कि इस वीडियो को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता था या फिर इस वीडियो में आपको क्या कमी लगा। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल या वीडियो पसंद नहीं आया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। So thank you guys for watching. We will meet in the next video. Take care.